पाकिस्तान सदियों से आबाद एक तिलिस्माती ज़रख़ेज़ ख़ित्ता-ए अर्ज़ है। यहाँ तहज़ीब और विरसा की वो निशानियाँ मौजूद हैं जिनकी तह में गुज़रे हुए ज़माने सो रहे हैं। हमारे आबाओ अजदाद पता नहीं कितनी बार मर चुकने के बाद आज भी किसी खेत में हल चलाते, चाक पर बर्तन बनाते, सास पर गीत गाते, अपने बच्चों को अपने बाप दादा की कहानियां सुनाते नजर आते हैं। अपने पुरखों की दी हुई विरासत को संभालने की जिम्मेदारी आज की नौजवान नस्ल पर है। इस जिम्मेदारी की अहमियत को जानते हुए पाकिस्तान टेलीविजन और यूनेस्को ने मिलकर पाकिस्तान के सकाफती विरसे को नई नस्ल तक पहुंचाने की कोशिश की है। क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? क्या आपने कभी इस बारे में गुमान किया है कि आपकी शिनाख्त क्या है? आप जो खाते हैं, आप जो पहनते हैं, आप जो सोचते हैं, आप जिन त्योहारों को मनाते हैं, वो कहाँ से और क्यों कर आते हैं? ये सब चीज़ें आपकी सकाफती शनाख्त का हिस्सा हैं। और मैंने भी अपने आप से यही सवाल पूछा था कि मेरी सकाफती शनाख्त क्या है? और इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं आज आन पहुँचा हूँ सिंध की धरती पर मौजूद एक निहायत तारीख़ी जगह पर, एक ऐसी जगह जिसकी कहानी के बगैर हमारे ख़ित्ते की, हमारे मुल्क की तारीख़ की कहानी अधूरी है। जी हाँ, आज मैं मौजूद हूँ मोहनजोदाड़ो। सक्खर हाईवे से मोहनजोदाड़ो तकरीबन 110 किलोमीटर के फासले पर लाड़काना डिस्ट्रिक्ट में वाक़ है। मोहनजोदाड़ो एक निहायत कदीमी शहर है जो कि वादिया सिंध की तहज़ीब से ताल्लुक़ रखता है। आज से तकरीबन 4600-4500 साल पहले इस ज़मीन के ख़ित्ते के ऊपर ये एक हसलिंग बसलिंग सिटी था, एक मेट्रोपोलिस था। तकरीबन 1700 कबल मसीह के अंदर किसी अननोन रीज़न की वजह से ये शहर अबैंडन हो गया, दब गया ज़मीन के नीचे या गायब हो गया सफ़र हस्ती से। और आज तक जितनी भी एक्सकवेशंस इस साइट के ऊपर हुई हैं, ये काफ़ी बड़ी साइट है, लेकिन स्टिल हमें तकरीबन 10% साइट ही जो है वो बाहर नज़र आ रही है। 90% साइट या 90% शहर आज भी ज़मीन के नीचे है। तो आप इसके असल एक्सटेंट का अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके अलावा जिस दिन हम इसके स्क्रिप्ट को डिसाइफर करेंगे, उस दिन इसकी एक और दुनिया भी हमारे सामने आएगी। तो जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक हम इसके आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स जो कि हमारी आंखों के सामने हैं, उनको एक्सप्लोर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं मोहनजोदाड़ो और वादिया सिंध की तहज़ीब की कहानी को। चलिए अब बात कर लेते हैं एक ऐसे स्ट्रक्चर के बारे में जो कि आज की तारीख में मोहनजोदाड़ो शहर की पहचान बन चुका है। लेकिन इसके बारे में इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये स्ट्रक्चर ओरिजिनली इंडस वैली सिविलाइजेशन से ताल्लुक़ नहीं रखता, बल्कि मोहनजोदाड़ो शहर के अबैंडन होने के तकरीबन 16 सदियों बाद इसकी तामीर करवाई गई थी। और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है बुद्धिस्ट स्तूपा, क्योंकि ये बुद्ध मत के मानने वाले कुशान एम्पायर के लोगों ने बनवाया था। मोहनजोदाड़ो की तारीखी और सकाफती अहमियत को मद्देनज़र रखते हुए सन 1980 में यूनेस्को ने मोहनजोदाड़ो के आर्कियोलॉजिकल रूइंस को अपनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स लिस्ट में भी शामिल कर लिया। वर्ल्ड हेरिटेज या आलमी विरसा एक इंतहाई गैर मामूली अहमियत का हामिल होता है और दुनिया के तमाम ममालिक उसे ओन करते हैं और उसके लिए टेक्निकल और फाइनेंशियल असिस्टेंस फराहम करते हैं। जैसे कि यूनेस्को ने जब मोहनजोदाड़ो के लिए इंटरनेशनल कैंपेन शुरू की तो दुनिया के कई ममालिक ने उसको फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस फराहम की। मोहनजोदाड़ो का शहर अपनी हाइट के हिसाब से 2 हिस्सों में बटा हुआ
नज़र आता है। यहाँ से पीछे आपको जितने भी स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो पार्ट हैं सिटाडेल माउंट का, या शहर का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसका। इस एरिया के अंदर जितनी भी साइट्स मिली हैं उनके बारे में गुमान ये किया जाता है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रही थी। यहाँ पर ही जो है वो एक ग्रीनरी का भी सेक्शन मौजूद है जिसके बारे में गुमान किया जाता है कि वहाँ पर गेहूँ वगैरह जो है वो स्टोर किया जाता था। उसके अलावा अगर आपको ये एंगल या ये शॉट जो है वो बहुत ज़्यादा मानूस लगे या बहुत ज़्यादा फेमिलियर लगे तो आप गलत नहीं है, क्योंकि ये तस्वीर इसी एंगल से जो है हमारे 20 रुपए के नोट के ऊपर मौजूद है। जहां हम वादी सिंध की तहज़ीब के बारे में आज की तारीख में बहुत कुछ जानते हैं, वहीं पर बहुत सारी ऐसी बातें भी हैं जिनके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं जानते। उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हम वादी सिंध की जो लैंग्वेज है, वादी सिंध की तहज़ीब की लैंग्वेज या स्क्रिप्ट, उसको समझ नहीं पाए हैं, डिसाइफर नहीं कर पाए हैं आज तक। आर्कियोलॉजिकली हमारे पास जो स्क्रिप्ट हमें पाए जाते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक आपकी प्री हिस्टोरिक होता है, एक आपका हिस्टोरिक होता है और एक आपका यूँ समझे कि प्रोटो हिस्टोरिक होता है। अब प्रोटो हिस्टोरिक हम उस दौर को बोलते हैं जहाँ पे आपको राइटिंग तो मिल रही है लेकिन आप उसको पढ़ नहीं पाते, वो डिसाइफर्ड नहीं है, वो अनरीडेबल टेक्स्ट है। इजिप्शियन सिविलाइजेशन की लैंग्वेज डिसाइफर हो चुकी है, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की ज़बान पढ़ी जा चुकी है, लेकिन वाहिद इंडस वैली सिविलाइजेशन है जहाँ पर अब तक न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया के हर कोने से जो रिसर्चर हैं, जो माहिर आसार कदीमा हैं, वो इस बात पर अभी तक उनकी रिसर्च जारी है। और इसकी वजह क्या है कि वहाँ पर जो हमें राइटिंग मिली है वो सिम्बॉलिक है। अब जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए मेरे सामने मौजूद इस स्ट्रक्चर की, जिसको उर्फ़े आम में द ग्रेट बाथ कहा जाता है। आप इसे कम्यूनल स्विमिंग पूल समझ लीजिए या कम्यूनल रिचुअल बेदिंग प्लेस समझ लीजिए, लेकिन पर्पस जो भी हो, ये एक नहायत खूबसूरत स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल थॉट डाला गया है। अगर आप देखेंगे तो इसके दोनों जानिब जो है वो सीढ़ियाँ मौजूद हैं जो कि अंदर तक पहुँचने में मदद करती हैं। इसके अलावा अगर आप इसके बिल्कुल बॉटम के ऊपर देखें तो वहाँ पर भी आपको ईंटों की एक तह नज़र आएगी, और वो कोई ऑर्डिनरी ईंटें नहीं है, वो वाटर प्रूफिंग के लिए लगाई गई हैं। और इसके अंदर बिटुमेन जैसे मटेरियल्स को यूज़ किया गया है ताकि पानी सीप या लीक ना हो पाए। सारे शहर का ड्रेनेज सिस्टम आपस में इंटरकनेक्टेड है और ये एक नहायत इफ़ेक्टिव तरीका था पानी को निकास करने का। वादी सिंध की तहज़ीब एक और हवाले से भी बहुत ज़्यादा मशहूर है, जो कि है उनकी टाउन प्लानिंग या उनकी अर्बन प्लानिंग। जिस तरह कि आप देख सकते हैं कि मैं जिस जगह से इस टाइम पे गुजर रहा हूँ वो ओरिजिनल मोहिंजोदाड़ो शहर की एक बहुत ही खूबसूरत और कुशादा सड़क है। अब एक और बहुत इंटरेस्टिंग एलिमेंट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं वो अक्सर आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर होता है, वो होता है ये रबल। इसके अंदर ईंटें आ जाती हैं, बहुत ज़्यादा पॉटरी शार्ड्स आ जाते हैं, या जिसे आप छोटे छोटे पॉटरी के टुकड़े कह सकते हैं। इसके अलावा पत्थर आ जाते हैं और बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो इस तह के अंदर महफूज हो जाती हैं एक टाइम कैप्सूल की तरह। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात जो है इस गली के अंदर आपको नज़र आएगी वो है इसकी ईंटों का साइज़, जो कि आज की मॉडर्न दौर की ईंटों से बहुत ज़्यादा मिलता जुलता है और करीब करीब है। तो एक हिसाब से हम 5000 साल पुरानी एक रवायत, जो कि इंजीनियरिंग टर्म्स में आप उसे एक रवायत कह सकते हैं, उसे आज भी फॉलो कर रहे हैं। और इस वक्त हम लोग पहुंच चुके हैं डीके एरिया के अंदर, जो कि नेम्ड आफ्टर है उन आर्कियोलॉजिस्ट के जिन्होंने इसको इनिशियली एक्सकवेट किया था। उनका नाम था राय बहादुर काशीनाथ नारायण दीक्षित। ये एरिया मुख्तस था रेजिडेंशियल हाउसेस के लिए, और यहाँ पर एक अंदाजे के मुताबिक 700 मुख्तलिफ घर मौजूद हैं और हर घर के अंदर उसका अपना एक कुआं भी मौजूद है। और इनके कुएं थोड़े से डिफरेंट हैं स्टाइल और फंक्शन के अंदर। अगर आप उनको गौर से देखेंगे तो वो ऊपर की तरफ जाते हैं और समहाउ दे एक्ट लाइक अ वाटर टैंक रादर देन अ ट्रेडिशनल वेल।
इन घरों का स्ट्रक्चर अंदर से इस कदर कॉम्प्लेक्स है कि आपको लगेगा कि आप किसी भूल भुलैया के अंदर आ चुके हैं। और उनका एक शेयर्ड सेंट्रल कोर्टयार्ड होता है और उसके इर्द गिर्द सारे घर जो है वो कंस्ट्रक्टेड होते हैं। अगर आप गौर से देखेंगे तो इन दीवारों के ऊपर आपको एक लेप भी नजर आएगा, लेकिन इसका जो ओरिजिनल पर्पस था वो इन दीवारों को इंसुलेट करना था। आज भी आप कुछ दीवारों के ऊपर ये लेप जो है इसकी कई लेयर्स देख सकते हैं और उसको प्रिजर्व करने के लिए उनके ऊपर शेड भी डाला गया है। लेकिन इन घरों की हाइट, इन घरों का साइज, इन घरों की कॉम्प्लेक्सिटी देख के यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड। आप डीके एरिया की इन्हीं भूल भुलैया गलियों में आगे आते जाएंगे तो आपको कुछ इस किस्म की दीवारें भी नज़र आएंगी जो कि आपको हो सकता है लगे कि ज़्यादा वेल प्रिजर्व्ड नहीं है, और उनके ऊपर आपको कुछ ऐसे पोर्शंस नज़र आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा बेहतर कंडीशन में है। एक जो दीवारों की लेंथ है वो एक पर्टिकुलर पीरियड में एक हाइट तक पहुंची है, उसके बाद जो है वो दूसरे लेवल तक पहुंची है, और फिर बिलाखिर तीसरे टाइम पीरियड के अंदर जो कि सबसे एंड में है वो दीवारें वहाँ तक पहुंची है। मोहनजोदाड़ो की कहानी उसके दो सबसे मशहूर किरदारों के बगैर नामुकम्मल है। उनमें से एक के मुजस्मे के सामने मैं इस टाइम पर खड़ा हुआ हूँ। इसको उर्फ़े आम में द डांसिंग गर्ल या रक्कासा कहा जाता है। अगर आप इसके बाजू की तरफ देखेंगे तो वहाँ आपको चूड़ियाँ नज़र आएंगी जो कि ऑल द वे उनके शोल्डर तक जा रही हैं। आज भी हमारे सहराओं में ख़ास तौर पर चोलिस्तान और थर्ड डेजर्ट के अंदर ख़वातीन यहाँ तक चूड़ियाँ पहनती हैं। तो एक ऐसी रवायत है जो पिछले 4500-5000 साल से चली आ रही है, और ये डांसिंग गर्ल इसी जगह मोहनजोदाड़ो से दरियाफ्त हुई थी, और इसी के साथ दरियाफ्त हुए थे द प्रीस्ट किंग। और अब मुलाकात कीजिए द प्रीस्ट किंग से। ये नाम इनको इसलिए दिया गया है क्योंकि वी आर नॉट कम्प्लीटली श्योर कि ये कौन हैं, ये क्या करते थे, लेकिन एक अंदाज़ा लगाया गया है इनके ऑर्नामेंट्स को देख के, इनका ऑरा देख के कि ये कोई इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। तो पुराने ज़माने में इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कौन हुआ करते थे, या तो प्रीस्ट्स या फिर किंग। तो फिर इसी वजह से ये दोनों नाम इनके नाम के साथ जोड़ दिए गए हैं। लेकिन आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं इस टाइम पे, ये एक रेप्लिका है एक बहुत ही छोटे से स्टैचू का जो कि ओरिजिनल यहाँ से मिला था। आप अगर गौर से देखें जो इन्होंने चादर ओढ़ रखी है वो आज के ज़माने के अजरक से बहुत मिलती जुलती है। तो एक और कल्चरल कंटिन्यूटी है, एक और कल्चरल एलिमेंट है जो कई हज़ार सालों से इस खित्ते के अंदर चला आ रहा है। जब हम मोहनजोदाड़ो जैसी कल्चरल हेरिटेज साइट्स की बात करते हैं तो इनके साथ साथ आमतौर पर कल्चरल एंटरप्रेन्योरशिप का भी एक एलिमेंट जुड़ा होता है, जहां पर लोकल फनकार कल्चरल हेरिटेज को लेकर मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं और मार्केट में लेके आते हैं। साइट के इर्द गिर्द जो कम्युनिटी में क्राफ्ट पे काम किया जाता है, जो हैंडी क्राफ्ट है, वहाँ पे आर्टिजन्स होते हैं, वहाँ पे आर्टिस्ट होते हैं, तो उस हैंडी क्राफ्ट को प्रमोट करने की ज़रूरत है जो कि टूरिज़म में कंट्रीब्यूट कर सकती है। यूथ का एक अहम रोल है साइट की हिफाजत में और उस साइट पर टूरिज़म को प्रमोट करने में। कितना टाइम लगता है आपको ये पूरी चीज़ बना लेने में? ऐसे मिट्टी होती है, ये लेके आते हैं तो इसमें भी अंदर काटन डालते हैं। काटन डालते हैं तो ये मजबूत होता है मिट्टी। अच्छा। तो ये धूप में रखते हैं तकरीबन 1 या 2 घंटे, तो ये बिल्कुल सही हो जाती है ना। तो उनके बाद ये चीज़ें बनाते हैं। ये वेल हो गया, और यहाँ पे स्टैम्प्स हैं, ये लाइमस्टोन का बना है, ये स्टैम्प्स हैं इनके। और यहाँ पे जो प्रीस्ट किंग है मोहनजोदाड़ो का जो है,
वो ये भी बनाते हैं। ये बाद में जो भट्टी में पकाते हैं ना तो बिल्कुल ये मजबूत होते हैं, फिर ये बाद में ये कलर करते हैं। जो इनका नेचुरल कलर होता है ना वही बनाते हैं। आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक आप है, देखते हैं। ज़रूर ठीक है? ज़रूर। ठीक है। आपको कोई मुश्किलात पेश आती हैं अपने इस पेशे से मुतल्लिक? नहीं, मैंने ये जब भी काम किया है तो तकरीबन इतना इंटरेस्ट नहीं होता है। बस लोग आते हैं, ये देखते हैं और इनमें से इंटरेस्ट नहीं लेते। लोगों को अपने कल्चर के साथ, अपनी सकाफत के साथ कनेक्शन महसूस नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन फिर भी ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने जो है वो ये मशाल अपने हाथ में ली है। एक इतनी पुरानी तहजीब की आर्ट को आप कंटिन्यू कर रहे हैं। तो जब आप अपनी सकाफत के अंदर इंटरेस्ट लेंगे तो उसका दायरा-कार बहुत दूर तक फैल जाएगा। और गुलाम अब्बास और इन जैसे बहुत सारे और आर्टिस्ट जो इतनी पुरानी सकाफत को अपने आर्ट के थ्रू ज़िंदा रखे हुए हैं, उनकी भी हौसला अफजाई होगी। गुमान किया जाता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग, मोहनजोदाड़ो के लोग नहायत अमन पसंद थे। आर्ट, म्यूज़िक और दीगर फ़नून लतीफ़ा से शगफ रखते थे। इसके अलावा खेती बाड़ी पे ध्यान दिया करते थे और ट्रेड पे ध्यान दिया करते थे। इस शहर के बासियों ने अपनी छाप इस खित्ते के ऊपर और तमाम दुनिया की तारीख के ऊपर छोड़ी है। दुनिया का सबसे बेहतरीन टूरिज़्म हेरिटेज है। तो आप जैसे घर से निकलते हैं ना तो सिर्फ आपका एक जो आपका स्पॉट है जस्ट लाइक अ मोहनजोदड़ो, सिर्फ डेस्टिनेशन वो नहीं है, आपका पूरा ट्रैवल आपके लिए एक एंजॉयबल होता है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। मैं इनकरेज करूँगा लोगों को कि वो आए, घूमें, इसको एक्सप्लोर करें, दूसरी जगहें हैं उनको एक्सप्लोर करें। कुछ डूज़ एंड डोंट्स के बारे में भी बात कर लेते हैं जो कि किसी भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स के ऊपर उनका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो वही कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी चीज़ को उसकी असल जगह से उठाएं मत। दूसरी बात, चाहे आपको दीवारें कितनी ही खूबसूरत लग रही हों, चाहे आपको मुजस्मे कितने ही खूबसूरत लग रहे हों, उनको हाथ मत लगाइएगा। काइंडली दीवारों पर लिखिए मत, दीवारों के ऊपर दिल मत बनाइए, दीवारों के ऊपर अपने एहसासात का इजहार मत कीजिए। और इसके अलावा एक आखिरी बट नहायत अहम चीज़ कि इन साइट्स के ऊपर कूड़ा करकट मत फेंकिए। खुदारा ये आपका, हमारा, हम सबका विरसा है। इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। सिंध के ज़िला मटियारी में वाक़या शहर हाला दस्तकारियों के हवाले से पूरी दुनिया में मशहूर है। हाला की काशीगरी सदियों से सिंध का तहजीबी विरसा है। काशी बुनियादी तौर पर ईरान के इलाके काशान की सनत है। ये फ़न सिंध को ईरान से मिला। अजरक साजी सिंध की एक बड़ी घरेलू सनत है। ये अजरक जो है जब हमारे सिंधियों में शादी होती है, दूल्हे को भी पहनाते हैं, दुल्हन को भी पहनाते हैं। जब किसी के घर में मैयत हो जाती है उसके ऊपर भी अजरक डालते हैं। लेकिन अजरक इतना बड़ा तोहफा है, जो हमारे पास कोई मेहमान आता है उसको भी गिफ्ट में अजरक दी जाती है। एक अजरक को बनाने के लिए पानी की एक बड़ी मिकदार दरकार होती है। इसकी तैयारी में लकड़ी के मुनक्कश ब्लॉक बुनियादी हैसियत रखते हैं। एक अजरक में ज़्यादातर 4 रंग होते हैं, जिनमें सफ़ेद, काला, सुर्ख और नीला रंग शामिल है।
अजरक का ज्योमेट्रिकल पैटर्न किसी एक मीडियम तक महदूद नहीं है। हमने अभी देखा अजरक को कपड़ों पर, और अब सेम ज्योमेट्रिकल पैटर्न हम इस हाला की बड़ी ही यूनिक सी वर्कशॉप में देखेंगे फर्नीचर की सूरत में। लकड़ी के इस काम को जंडी का काम कहते हैं, और ये लकड़ी एक्सक्लूसिवली सिर्फ भिटशा में पाई जाती है। इसमें लकड़ी को तराशा जाता है, फिर रंग रोगन किया जाता है और फिर लकड़ी के ऊपर मुख्तलिफ रंगों से नक्शो निगार बनाए जाते हैं। जहाँ सिंध की धरती पर एक जानिब हरे भरे लहलहाते खेत मौजूद हैं, एक जानिब नहायत खूबसूरत साहिली पट्टी मौजूद है, इसी तरह सिंध के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले भी मौजूद हैं। उन्हीं में से एक पहाड़ी सिलसिले पर आज हम आए हैं रनीकोट किले को कवर करने के लिए। ये साइट 19वीं सदी के अवाइल में बनवाई गई थी। अंग्रेज़ों के सिंध पर काबिज होने से पहले इस खित्ते में तालपुर ख़ानदान की हुकूमत थी और उन्हीं ने ये किला रनीकोट तामीर करवाया था। इस किले की खूबसूरती भी नहायत यूनिक है क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज़्यादा वसी और अरीज़ है और ये बहुत ही बड़े एरिया के ऊपर फैला हुआ किला है। तो इसके 4 मेन दरवाजे हैं जिनमें शामिल है आमरी दरवाज़ा, शापिर दरवाज़ा, मोहन दरवाज़ा और सन दरवाज़ा। इसके अलावा इस बड़े किले के अंदर 2 छोटे किले भी मौजूद हैं जिनमें से एक का नाम है शेरगढ़ किला और दूसरे का नाम है मीरीकोट किला, जिसके सामने हम इस वक्त मौजूद हैं। इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं मीरीकोट किला के अंदर और उसके मेन गेट के बिल्कुल साथ हम लोग मौजूद हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नहायत खूबसूरत आर्च मौजूद है और उसके अंदर कुछ ताकचे या नीशेस भी बनी हुई हैं। ये असल में चेक पोस्ट थी इस किले की जहाँ पर गार्ड्स बैठा करते थे। अगर आप गौर से मेरे पीछे मौजूद आर्च के ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर खूबसूरत आर्ट वर्क भी किया गया है। ये आर्ट वर्क प्राइमरीली पर्शियन आर्ट से इंस्पायर्ड है। इस वक्त हम इस किले के सेंट्रल कोर्टयार्ड या अहाते के अंदर मौजूद है। इस किले की कंस्ट्रक्शन के अंदर जिस पत्थर का इस्तेमाल किया गया है वो सैंडस्टोन पत्थर है और उसको यहीं लोकली एक्सट्रैक्ट किया गया है। यहाँ का जो लैंडस्केप है वो बिल्कुल वाइल्ड है, नेचुरल है और यहाँ पर सामान लाना ले जाना बहुत ही मुश्किल काम है। और उस ज़माने में आज से तकरीबन 200 साल पहले जब इन स्ट्रक्चर्स की कंस्ट्रक्शन की गई थी उसके अंदर एक बहुत मैसिव एफर्ट लगी थी जिसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है। एक्सेसिबिलिटी पे ही लोग जो है हमसे पहले आके क्वेश्चन करते हैं, उसके लिए सिंध गवर्नमेंट ने बहुत ही तेज़ी से काम स्टार्ट कर दिया है रोड पे, जो यहाँ से क्योंकि साइट मेन रोड से 30 किलोमीटर अंदर है
पॉसिबल है कि मास्टर प्लान में कुछ ऐसी चीज़ें इंक्लूड होंगी जिससे जो आम जो टूरिस्ट है वो इजीली अंदर तक आ जाए और ये साइट अपनी फैमिली के साथ या अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकें। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कैंपिंग के लिए हम एक एरिया स्पेसिफाई करेंगे और भी जो है पॉसिबल है कि रिजॉर्ट्स हम मज़ीद बढ़ाएं, क्योंकि वक्तन ब वक्तन यहाँ पे टूरिस्ट का जो रेशो है वो बढ़ता जा रहा है। इसके बिल्कुल साथ एडजेसेंट हैं 3 मुख्तलिफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस जिनके अंदर उसी दौर के कमरे आज भी मौजूद हैं। प्रिजर्वेशंस वगैरह करवाई गई हैं, उनको मरम्मत करवाया गया है। जहाँ पे हम रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस की बात कर रहे हैं, यानी वो जगह जहाँ पर लोग रहा करते थे, वहीं पर हमें ज़िंदगी को रूह देने वाली सबसे अहम चीज़ पानी के बारे में भी ज़रूर बात करनी होगी। यहाँ एक करीब में नदी है, लेकिन वो इस किले से थोड़ी दूर है। तो जो किले में लोग रहते थे उनको एक्सेसिबल पानी जो है वो चाहिए था। ये ज़रूरत पूरी करता था ये कुआं। ये कुआं काफ़ी ज़्यादा गहरा है, लेकिन कहते हैं कि पहले ज़माने में ये कुआं इससे भी बहुत ज़्यादा गहरा था। आज मिट्टी और कचरे की लेयर्स की वजह से थोड़ी तह ऊपर आई है, लेकिन अभी भी ये बहुत ही ज़्यादा गहरा है। आप अगर इसके अंदर झांक के देखेंगे तो आपको इसके ओरिजिनल पत्थर भी नज़र आएंगे, क्योंकि ऊपर जो आप देख रहे हैं ये प्रिजर्वेशन का काम है, बाद में इसको महफूज करने के लिए ये काम किया गया है। लेकिन नीचे आज भी वो ओरिजिनल पत्थर आपको एसिमेट्रिक फॉर्म में नज़र आएंगे। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि ये किला वक्तन ब वक्तन रीस्टोर हुआ है। कुछ कहते हैं कि सासानीस पीरियड में बना है और कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं कि ग्रीक पीरियड में बना है। एग्जैक्ट इस किले की हिस्ट्री अभी तक मालूम नहीं हुई। ठीक है, 1812 के बाद जब तालपुर्स के पास ये किला था तो उन्होंने ये पूरा रीस्टोर करवाया था। इस वक्त हम रनीकोट के जिस हिस्से में मौजूद हैं उसको मोहन दरवाज़ा कहा जाता है या फिर मोहन कोट भी कहा जाता है। यहाँ पर आपको इस किले की सबसे ज़्यादा इम्पोजिंग चीज़ जो है वो नज़र आएगी। ये एक अजीमुशान दीवार है जो कि इस पूरे किले के साथ साथ चलती जाती है। इसको ऊपर से देखने पर ऐसा गुमान होता है कि गोया दीवारें चीन सिंध में आ गई हो। इसी वजह से इसको सिंध की अजीम दीवार भी कहा जाता है। हमारे साथ यहाँ पर हमारे बहुत से नौजवान साथी भी मौजूद हैं जो इस खूबसूरत मुकाम के ऊपर एक पिकनिक मनाने आए हैं, कैंपिंग करने आए हैं। तो आइए उनसे भी पूछते हैं कि उनकी मोटिवेशन क्या है। सर ठीक है, ये अपनी भी आखिर वैसे नॉर्दर्न एरिया वगैरह जाते हैं, वहाँ कैंपिंग वगैरह करते हैं। ठीक है। ये एक इलाके वाइज थोड़ी नज़दीक पड़ जाती है। ठीक है, एक कैंपिंग 1 डे 2। अच्छा, आप लोग आए कहाँ से हैं? हम नवाबशा से हैं। अच्छा, मुझे बताइए आप लोग को क्या लगता है कि इस साइट को किस तरीके से डेवलप किया जा सकता है, या फिर क्या चीज़ें, क्या एक्टिविटीज़ इंट्रोड्यूस कराई जा सकती है ताकि आप जैसे मज़ीद नौजवान साथी यहाँ पर आए? होटल वगैरह इतनी नहीं है खास, रोड इतने अच्छे नहीं हैं, और दूसरी तीसरी चीज़ें अगर यहाँ हो तो टूरिज्म बनेगी। मोबाइल सिग्नल्स होने चाहिए ना कि इस लेवल की साइट पूरे सिंध में आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। तो आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट साइट कहा जा सकता है कि सिंध में घूमने के लायक अभी बन चुकी है। मज़ीद सिंध गवर्नमेंट इस पे अपना काम जारी रखे हुए। बहैसियत पाकिस्तानी हम एक नहायत खुशकिस्मत कौम है कि हमने इस कदर खूबसूरत सकाफती विरसा इनहेरिट किया है। ये इकोसिस्टम जो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है ये इंतहाई डेलिकेट है, बिल्कुल इस हेरिटेज साइट की तरह। ज़रा सी भी लापरवाही इसको तबाही के दहाने पर ला सकती है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द का माहौल ही हमें बनाता है। जो हमारे बाहर चीज़ें मौजूद हैं वही हमारे अंदर भी आती हैं, हमारे किरदार में भी आती हैं, हमारे ख्यालात में भी आती हैं। तो अगर हम बाहर की चीज़ों को साफ़ रखेंगे तो हमारे अंदर भी वो सफाई पैदा होगी जो इस धरती पर सूफिया कराम लेकर आए थे, चाहे वो शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई हों या चाहे वो सखी लाल शहबाज कलंदर। शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई अमन, मोहब्बत और इंसान दोस्ती के सफ़ीर थे। आपने बहैसियत सूफ़ी शायर शोहरत हासिल की। आपके मजमूआ कलाम का नाम शाहजो रसालो है।
जो सिंधी ज़ुबान में है। सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 7 बरस भिटशा में ही गुजारे, जहाँ अकीदतमंद शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई का कलाम पढ़ते और गाते नज़र आते हैं। ढक ढक आवे जो भरवर पल रहाने ओ ढक ढक लाल शहबाज़ कलंदर का सालाना उर्स हर साल 18 शबानुल मौज़म को होता है। लाल शहबाज़ कलंदर के उर्स पर हर साल दुनिया भर से हज़ारों अकीदतमंद जमा होते हैं और नजराना अकीदत पेश करते हैं। हिंदुओं और मुसलमानों में मजहबी रवादारी की तबलीग की वजह से लाल शहबाज़ कलंदर तमाम मज़ाहिब के पैरोकारों में यकसां मोहतरम तस्वुर किए जाते हैं।